Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is about review techniques. Before starting today's topic, we recap the previous lecture. In our previous lecture, we discussed about the basic concepts of quality, and we started with the multiple aspects of quality concept, and we said that it is quite difficult to somehow difficult to explain or define, but still quite easy to judge. क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी को डिस्क्राइब करना जो है वो मुश्किल लगता है, लेकिन हम इसको easily रिकग्नाइज कर सकते हैं. एंड देन वी टॉक अबाउट यूज़र व्यू, और यूज़र व्यू के अंदर हमने कहा कि यूज़र के जो गोल्स हैं, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको प्रोडक्ट फुलफिल करती है या नहीं करती. दैट इज़ ऑल अबाउट द यूज़र व्यू. देन मैन्युफैक्चरर्स व्यू, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की हमने बात की. इफ प्रोडक्ट फुलफिल्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स आर द स्पेसिफिकेशन, देन इट इज़ कॉल्ड द मैन्युफैक्चरर्स व्यू. फिर हमने प्रोडक्ट व्यू की बात की कि इनहेरेंट करैक्टरिस्टिक्स जो भी हैं दैट मस्ट बी फुलफिल्ड. एंड देन वी have discussion about value based view कि when you go for the quality you have to pay for it. तो कितना आप उसके लिए पे करने को रेडी हैं, it is about the value based view. हमने फिर डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है वो कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं और क्या उसकी अल्टीमेट गोल्स या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. वी सेड के when we talk about software quality, there are three important components of the software quality. The first one is the effective software process. जो भी infrastructure है that must be effective, that must be according to the best practices available, और फिर based on that infrastructure we should have a useful product that is capable of fulfilling the user's goal. और फिर हमने कहा कि third one is add value for producer and user of a software product. कि जो भी explicit और implicit characteristics या feature या specification है वो product fulfill करेगी, और उसके साथ साथ एक value addition होना चाहिए product को for the customer as well as the manufacturer, जो उसका producer है उसके लिए भी. और फिर हमने बात की different software quality models की, और उसके अंदर फर्स्ट वन वाज द गार्वेंट्स क्वालिटी डायमेंशंस, और इसके अंदर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया. डेफिनेशंस मीन के जो डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू दैट गार्वेंट, और गार्वेंट्स जो क्वालिटी डायमेंशंस हैं इसके बारे में हमने कहा कि इट इज़ लाइक सॉफ्ट लुक ऑफ द क्वालिटी. और गार्वेंट्स ने जो क्वालिटी डायमेंशंस दिए हैं that was not specific to software product but it was quite generic. तो जब हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात करते हैं उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स हैं और कैसे इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, तो जो एक अर्लीस्ट मॉडल है या ओल्डेस्ट मॉडल है दैट इज़ कॉल्ड मैककॉल्स क्वालिटी फैक्टर. इसको हमने डिस्कस किया कि ये कैसे डिफरेंट 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हमने, प्रोडक्ट ऑपरेशन का, हमने प्रोडक्ट ट्रांजिशन का, और फिर इसी तरह से फिर हमने ISO 9126 क्वालिटी मॉडल डिस्कस किया और इसके फैक्टर्स और सब फैक्टर्स को देखा, और हमने कहा कि समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन मेजर दीज फैक्टर्स. और भी बहुत सारे क्वालिटी मॉडल्स हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं. और फिर हमने एक और डिस्कशन की एंड दैट वाज अबाउट मेजर एंड सब फैक्टर ऑफ द क्वालिटी मॉडल्स, कि डिफरेंट जो क्वालिटी मॉडल्स हैं उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को जो या डिफरेंट क्वालिटी डायमेंशंस को कुछ ने किसी एट्रीब्यूट को जो है वो मेजर कंसीडर किया है, तो वही मेजर जो एट्रीब्यूट है किसी और क्वालिटी मॉडल के अंदर वो सब फैक्टर है, उस तरह से उसको मेजर क्लासीफाई नहीं किया गया, तो ये वेरी करता है. और फिर हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी डायलेमा की बात की, और हमने कहा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा अभी तक यूँ कहना चाहिए कि क्यों अभी तक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स. और इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया दैट वाज द गुड इनफ
सॉफ्टवेयर। और गुड इनफ को हमने डिफ़ाइन किया था कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरह से प्लान करती है और समटाइम्स उसको पता होता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, एरर्स हैं, उन एरर्स को जो है वो जानते बूझते हुए इग्नोर किया जाता है। और जो टाइम टू मार्केट जो एक फैक्टर होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपने कंपटीटर्स हैं उनको compete करते हुए सम नॉन बग्स के साथ या एरर्स के साथ अपने प्रोडक्ट लेके आते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि इसको बाद में यूज़र इसको या कस्टमर को इसका पता नहीं चलेगा, टोटली इग्नोर हो जाएंगे और आप बाद में इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। दैट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी डायलेमा। और फिर हम इसके अंदर ये भी बात की कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी है इसकी अपनी एक कॉस्ट है। जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि वैल्यू बेस्ड व्यू एक है, तो जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं बिफोर डिप्लॉयमेंट एंड आफ्टर डिप्लॉयमेंट, या इसको इस तरह से कहना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, तो ये सारी कॉस्ट जो है यू हैव टू पे इट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो पे करना होता है। और अगर हम बिफोर डिप्लॉयमेंट ये एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड है, तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा, कम कॉस्ट आएगी एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट आफ्टर द डिप्लॉयमेंट। और फिर हमने कहा कि अचीविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी, हाउ वी कैन अचीव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, तो हमने डिफरेंट की प्रोसेसेस डिस्कस किए और हमने कहा कि डिफरेंट जो आपके प्लान सबसे पहले होने चाहिए, क्या कुछ हमने परफॉर्म करना है उसको प्लान करना है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनते हैं। फिर हमने कहा क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ हैं, क्वालिटी कंट्रोल की एक्टिविटीज़ हैं, और आपका वो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्रोसेस है जिसके बेस के ऊपर ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये एक जब फुलफिल होगा या इसको हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो होपफुली हम ज़्यादा बेहतर सॉफ्टवेयर क्वालिटी अचीव करेंगे। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अबाउट रिव्यू टेक्निक्स। जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू से क्या मीनिंग लिए जाते हैं? रिव्यू को इन जनरल लाइफ वी यूज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ असेसमेंट, कि इफ़ वी वांट टू असेस, इफ़ वी वांट टू एवेलुएट समथिंग, तो हम कहते हैं कि यू मे रिव्यू इट। तो इस तरह जब हम सॉफ्टवेयर रिव्यू की बात करते हैं तो इट मीन्स के वी वांट टू असेस द सॉफ्टवेयर, द प्रोडक्ट और द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि वो कितना अच्छी प्रोडक्ट है। और इसी तरह से वी मे से दैट रिव्यू इज ए काइंड ऑफ फिल्टर फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, कि जो उससे प्रोडक्ट बने दैट मस्ट बी गुड प्रोडक्ट। और फिर क्यों ज़रूरी है रिव्यू करना, और रिव्यू की क्या रीज़न है करने की, और इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि हम बीइंग अ ह्यूमन वी डू मिस्टेक्स एंड वी नीड सम सॉर्ट ऑफ असेसमेंट कि हम उसको उन गलतियों को रेक्टिफाई कर सकें। और फिर जब हम खुद गलती करते हैं तो उस गलती को आइडेंटिफाई करना, उसको पॉइंट आउट करना, समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट, हम उसको ओवरलुक कर जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं तो हम काफ़ी अच्छे हैं, वी आर क्वाइट गुड इन कैचिंग अदर्स मिस्टेक, ठीक है, पॉइंटिंग आउट अदर्स। तो इसीलिए रिव्यू का जो प्रोसेस है, जब इसके अंदर दूसरे आपकी प्रोडक्ट को जो है असेस करते हैं, तो वो उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को जो है वो पॉइंट आउट करते हैं जो कि आप बीइंग ए डेवलपर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर रिव्यू प्रोसेस के अंदर 3 मेजर स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ वी ट्राई टू पॉइंट आउट द नीडेड इम्प्रूवमेंट्स, क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, क्या एरर्स हैं दैट वी नीड टू रेक्टिफाई। और फिर सेकंड वन इज़ कंफर्म दोज पार्ट दैट आर ओके, मीन्स के जो आपके स्पेसिफिकेशन है, कौन कौन सा जो आपका पार्ट ऑफ द वर्क है, कौन सी वो कंपोनेंट है आपके सॉफ्टवेयर का, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, और उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। एंड थर्ड वन इज वी वांट टू अचीव टेक्निकल वर्क ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी विदाउट रिव्यूज़, कि जो रिव्यूज़ कर रहे हैं इसकी बेस के ऊपर आप चाहते हैं कि आप एक यूनिफॉर्म जो है क्वालिटी लेके आएँ, जो भी प्रोडक्ट्स बने आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सारे उसके सब पार्ट्स हैं, दैट मस्ट बी ऑफ इक्वल क्वालिटी। और
रिव्यू का ये फ़ायदा है कि जब आप अपने एरर्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उनको रेक्टिफाई करेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे और वो एरर्स और मिस्टेक्स दोबारा नहीं होंगी। और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रिव्यूज़ होते हैं, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो आगे हम इसको देखते हैं कि इसकी फर्दर क्या डिटेल्स हैं। नाउ वी टॉक अबाउट कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। और इस डिस्कशन से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डिफेक्ट एंड फॉल्ट, दीज आर द सेम टर्म्स और हैव सिमिलर मीनिंग्स इन द सॉफ्टवेयर कॉन्टेक्स्ट। तो और इन जनरल मीनिंग क्या है इसके, कि जब आप आफ्टर डिप्लॉयमेंट कोई भी प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई होता है, आपका सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम करता है, दैट इज़ डिफेक्ट और द फॉल्ट। और उस फॉल्ट और डिफेक्ट को जो है अगर आप पहले आइडेंटिफाई कर लें थ्रू द रिव्यूज़, थ्रू द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़, तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली कम होगी एज़ कम्पेयर टू लेटर स्टेजेस। और फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन कि जब हम सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ करते हैं, टेक्निकल रिव्यूज़ भी नहीं करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड द एरर्स। और फिर इसका बेनिफिट क्या है, अर्ली डिस्कवरी। और अर्ली डिस्कवरी एक तो मैंने आपको ये बताया कि जो बाद की स्टेजेस हैं या आफ्टर डिप्लॉयमेंट तो बहुत सीवियर जो है वो कहना चाहिए कि सर्कमस्टांसेस या कंसिक्वेंसेस होते हैं कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मैनी टाइम्स। और लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था, 2 डिफरेंट स्टडीज़ के अंदर देखा था कि कैसे जो है अगर रिक्वायरमेंट्स फेज के ऊपर एक एरर जो है वो रेक्टिफाई होता है तो उसकी कॉस्ट बहुत नॉमिनल होती है एज़ कम्पेयर टू दैट कॉस्ट दैट इज़ आफ्टर डिप्लॉयमेंट। लेकिन एक और चीज़ भी है कि जब एरर जो है अर्ली स्टेजेस के ऊपर आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उसका एक एडवांटेज ये होता है कि वो प्रोपोगेट नहीं करते और उन एरर्स की वजह से और ज़्यादा एरर्स फर्दर सॉफ्टवेयर जो आपके प्रोडक्ट्स बनती हैं उसके अंदर या डिफरेंट जो आपकी स्टेजेस हैं उसी प्रोडक्ट के अंदर और फर्दर जो है उसी कंपोनेंट के अंदर एरर प्रोपोगेट नहीं करते, एक एरर से और एरर्स भी जनरेट हो सकते हैं। और फिर हमने ये भी एक स्टडी है और इस एक नॉन फिनोमेना इसको कह सकते हैं, दैट इज़ के 50 to 65% ऑफ एरर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं कि जब डिज़ाइन के ऊपर आप डिफरेंट मॉडलिंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो वहाँ पे एरर्स जो है मोर देन 50% एरर या एट लीस्ट 50% एरर वहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं। तो रिव्यू टेक्निक्स जो हैं वो आपको हेल्प आउट करती हैं। दोज टेक्निक्स आर 75% इफेक्टिव टू अनकवर दोज एरर्स। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि स्पेशली जब आप रिक्वायरमेंट फेज के ऊपर रिव्यू करते हैं, फिर डिज़ाइन के ऊपर रिव्यू करते हैं, तो आप द रिव्यू प्रोसेस इज 75% इफेक्टिव टू डिस्कवर और आइडेंटिफाई एरर्स। और फिर अगेन वही बात कि बाद की जो स्टेजेस हैं वहाँ पे अगर आपको रिवर्क करना पड़े, वहाँ पे उन एरर्स को फिक्स करना पड़े, तो उसकी कास्ट कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट कास्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन अ रिव्यू एट अर्ली स्टेजेस। इस स्लाइड के ऊपर देखें, यहाँ पे एक मॉडल डिस्कस किया गया दैट इज़ कॉल्ड डिफेक्ट एम्प्लीफिकेशन मॉडल। और ये फिगर जो है बुक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स अप्रोच उसके चैप्टर नंबर 15 से और पेज 419 से ली गई है। और इसके अंदर जो भी हमने बात की कि डिफेक्ट्स जो है वो प्रोपोगेट करते हैं, अगर आप उसको अर्ली स्टेजेस के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं करते तो बाद में वो ज़्यादा जो है सीवियर हो जाते हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और प्रोपोगेशन बढ़ती है। तो ये मॉडल देखें कि एक स्पेसिफिक स्टेप के ऊपर डेवलपमेंट उसको स्टेप कहा गया है। यहाँ पे जो प्रीवियस जो है फेज से कोई भी एरर्स हैं उन्होंने यहाँ पे ट्रैवल किया है, तो एरर पास्ड थ्रू एक चीज़ है कि कौन सी कितने एरर्स प्रीवियस स्टेप से आए, ये एक तरह का टेम्पलेट है। इस मॉडल की बेस के ऊपर आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं और फिर इसकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम देखें, जो लेफ्ट साइड पे 3 रोज हैं, तो फर्स्ट वन इज़ द एरर पास्ड थ्रू, और ये डिफेक्ट की बात कर रहे हैं डिफेक्ट के टाइटल से। तो जो प्रीवियस जो फेज़ है या स्टेप है उससे जो एरर इस फेज़ के अंदर
पास ऑन हुए. एंड देन सेकंड वन इज एम्पलीफाइड एरर 1 to x, और x जो है एक ऐसा नंबर है जो कि बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट साइज या प्रोडक्ट या फिर जो आपकी डोमेन है, ये कुछ भी हो सकता है. लेकिन ये वो एरर्स हैं जिससे जो है और एरर प्रोपगेशन होती है. तो एरर प्रोपगेशन वाले जो है वो यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर होगा, वो डिफरेंट हो सकता है, वो हो जाएगा. और फिर थर्ड वन इज न्यूली जनरेटेड एरर्स, कि जो अब इस स्टेप के ऊपर कुछ नए एरर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. तो ये सारे जो एरर्स हैं ये मिलके ओवरऑल अफेक्ट करते हैं. तो अगर अब हमारे पास रिव्यू प्रोसेस है तो डिटेक्शन के अंदर जो है वो परसेंटेज में आएगी एफिशिएंसी, कि वो कितना इफेक्टिव है, कितने परसेंट जो है वो एरर्स जो है आइडेंटिफाई होते हैं या अनकवर होते हैं, और फिर इससे कितने एरर्स नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं. तो ये एक ओवरऑल मॉडल है या एक टेम्पलेट है. अब इसकी बेस के ऊपर हम एक एग्जांपल देखते हैं. इस स्लाइड के ऊपर देखें, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि जब टेक्निकल रिव्यूज़ नहीं हो रहे, सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ का प्रोसेस नहीं है, और पहली जो आप देखें राइट टॉप के ऊपर, सॉरी लेफ्ट टॉप के ऊपर, कि जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है वहाँ पे जो अब ये फर्स्ट स्टेप समझ लें इसको, और यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेप से एरर आ रहे हैं ऑब्वियसली दैट इज़ ज़ीरो, और फिर इसकी एम्पलीफिकेशन ज़ीरो है. और यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर प्रिलिमिनरी डिज़ाइन के ऊपर जो एरर इंट्रोड्यूस हुए हैं दैट इज़ नंबर 10 एरर्स इंट्रोड्यूस हुए, और यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं है, 0%. तो एफिशिएंसी जो है एरर्स को रिकवर करने की, सॉरी डिस्कवर करने की या अनकवर करने की, दैट इज़ 0%. तो अब जो अगली फेज के ऊपर, अगले स्टेप के ऊपर, डिटेल डिज़ाइन के ऊपर जो एरर ट्रैवल किया जिन्होंने, जो ट्रांसफ़र हुए हैं, दैट इज़ नंबर 10. और अब उन 10 को देखें फर्दर क्लासीफाई किया गया है कि 6 एज इट इज़ जो है वो पास ऑन हुए, एंड 4 एरर्स आर एम्पलीफाइड. हाउ मैनी टाइम्स? 1.5. तो 1.5 को 4 के साथ देखें, मल्टीप्लिकेशन करें, और तो ये नंबर क्या हो गया? ये नंबर अब हमारे पास हो गया, आई थिंक के 6 हो गया. और फिर नए एरर इसमें इंट्रोड्यूस हो गए, एंड दैट इज़ 25. तो अब ये अगेन यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं हो रहा, एंड दैट इज़ 0% जो आइडेंटिफिकेशन है. तो अब नेक्स्ट फेज के ऊपर देखें, जो नंबर ऑफ एरर्स हैं दैट इज़ 37, क्योंकि 6 पहले से जो हुए, और फिर 6 जो है वो 4 थे लेकिन एम्पलीफाइड हुए विद द रेशियो ऑफ 1.5, तो ये भी 6 हो गए, एंड प्लस 25 न्यू एरर्स. तो ये 37 जो है आगे इन्होंने ट्रैवल किया कोड और यूनिट टेस्ट के टाइम के ऊपर, और वहाँ पे देखें कि 10 जो एरर्स हैं वो एज इट इज़ रहे, लेकिन जो 27 एरर्स थे उन्होंने अगेन एम्पलीफाइड हुए विद द रेशियो ऑफ 1 to 3. और अब ये देखें कि कितना ह्यूज नंबर हो गया, और यहाँ पे भी अगेन 25% जो है नए एरर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए. नंबर ऑफ एरर्स जो है वो 25 इंट्रोड्यूस हुए, और यहाँ पे जो टेस्टिंग एक्टिविटीज़ हुई हैं उससे जो एरर आइडेंटिफाई हुए हैं या एफिशिएंसी जो हो रही है दैट इज़ 20% के 20% एरर्स को जो है आपने अनकवर किया. तो 94 स्टिल जो है वो आगे ट्रैवल किया, और फिर देखें कि 94 से ऑनवर्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग के ऊपर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 50% जो है वो एफिशिएंसी है. यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने रिव्यूज़ को किया है, और जो भी हमारी एक्टिविटीज़ थी टेस्टिंग से रिलेटेड वो हुई हैं. तो अब वो 94 से 50% एफिशिएंसी के साथ 47 ने आगे ट्रैवल किया वैलिडेशन टेस्ट के टाइम के ऊपर, और वहाँ से 50% फिर अनकवर हुए वैलिडेशन टेस्टिंग के थ्रू. यहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो फोकस है, और वो फिर सिस्टम टेस्ट के ऊपर दोबारा 50%. तो अल्टीमेटली जो हमें नंबर ऑफ एरर्स जिसको लेटेंट एरर्स कह रहे हैं, जो अनकवर हैं, जो आइडेंटिफाई नहीं हुए, एंड दैट इज़ डिफेक्ट. अब क्योंकि प्रोडक्ट डिप्लॉय होने जा रही है और प्रोडक्ट डिप्लॉय होगी, तो ये जब एरर जब अनकवर होगा, जब आइडेंटिफाई होगा, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज डिफेक्ट. तो 12 डिफेक्ट जो है उसके साथ आप प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर रहे हैं. अब अगली एग्जांपल देखें. इट इज़
about the process when we incorporate reviews. और reviews को जब हमने incorporate किया तो preliminary design के ऊपर देखें, again 0, 0 and 10 errors introduce हुए और हमने यहाँ पे 70% जो है errors को recover किया, यहाँ पे review conduct किया after preliminary design. और इस टेक्निकल रिव्यू से देखें 70% एफिशिएंसी के साथ हमने 7 को अनकवर किया और 3 जो है नेक्स्ट फेज के ऊपर गए. उसमें से 2 जो है एज इट इज रहे, 1 वाज प्रोपोगेटेड विद द रेशियो ऑफ 1.5 और फिर 25 नए इंट्रोड्यूस हुए. एग्जैक्टली वही सिनेरियो है जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम टेक्निकल रिव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी को हम अज्यूम कर रहे हैं कि 50% है. और जो बाद की जो स्टेजेस हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट है, वैलिडेशन टेस्ट है और सिस्टम टेस्ट है, इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई नए एरर्स जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे. तो जब हमने इसके साथ देखें डिटेल टेस्ट के डिटेल डिज़ाइन के ऊपर 15 एरर्स हुए, फिर वो नेक्स्ट जब मूव किया और कोड के ऊपर यूनिट टेस्ट के ऊपर अगेन एम्पलीफाई भी हुए एरर, लेकिन 25 नए इंट्रोड्यूस भी हुए और 60% एफिशिएंसी के साथ 24, फिर इंटीग्रेशन के ऊपर 12 रह गए, वैलिडेशन टेस्ट के ऊपर 6 रह गए और यहाँ पे वही 50% एफिशिएंसी है फॉर दीज टेस्टिंग एक्टिविटीज, इंटीग्रेशन, वैलिडेशन एंड सिस्टम टेस्ट. और अल्टीमेट देखें कि 3 एरर्स रहे. तो अब इसको कंपेयर करें प्रीवियस स्लाइड के साथ कि जब हम रिव्यूज़ या सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ कंडक्ट नहीं करते अर्ली स्टेजेस के ऊपर, तो ज़्यादा डिफेक्ट्स जो है या ज़्यादा फॉल्ट्स के साथ सिस्टम डिप्लॉय होता है एज़ कम्पेयर टू दैट सिस्टम के जिसमें रिव्यूज़ होंगे तो वहाँ पे कम एरर्स या कम डिफेक्ट्स पॉसिबली होंगे. तो इस सारी एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि रिव्यूज़ आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड एरर्स आर नॉट ओनली द लाइक समथिंग नेगेटिव टू द सॉफ्टवेयर, बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ के ये है कि ये प्रोपोगेशन होती है और वो उसकी जो लेवल ऑफ सिवियरिटी है वो बढ़ता चला जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, या हम ये कह सकते हैं विद डिफरेंट फेजेस. अब हम बात करते हैं कि रिव्यू मैट्रिक्स क्या है. जब हम रिव्यू करते हैं तो रिव्यू की एफिशिएंसी जो है, जिसको भी हमने कहा कि 50% या 70% है, एरर्स रिकवर हो रहे हैं, लेकिन स्टिल जो रिव्यू का प्रोसेस है दैट मस्ट बी इफेक्टिव. और वो कितना इफेक्टिव है उसका यूज़ जो है वो कैसे, मतलब मैट्रिक्स उसके थ्रू जो है हम उसको देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं और उन मैट्रिक्स को कैसे यूज़ करते हैं. तो अब उस पर थोड़ी सी बात करते हैं. और डेफिनेटली जो है हम इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वी आर परफॉर्मिंग एनी एक्शन, वी हैव टू हैव सम स्पेयर टाइम और सम अदर रिसोर्सेज, और हमारी डेडिकेशन जो है होनी चाहिए फॉर दैट टास्क, फॉर दैट एक्शन. तो हर एक्शन के साथ एक डेडिकेटेड ह्यूमन एफर्ट एसोसिएटेड है. और सेकेंडली जब कोई भी एक्टिविटी होती है और एफर्ट एसोसिएटेड है, तो जब हम प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो प्रोजेक्ट जो एफर्ट है या प्रोजेक्ट टाइम जो है या प्रोजेक्ट रिसोर्सेज हैं दैट आर फाइनाइट, तो हमें उसको बड़ा एफिशिएंटली यूज़ करना होता है. तो इसीलिए हमें वी नीड मैट्रिक्स कि उन मैट्रिक्स के थ्रू जो है हम असेस कर सके इफेक्टिवनेस के कितने हम इफेक्टिवली उसको यूज़ कर रहे हैं. वो जो रिव्यू प्रोसेस है तो हाउ मच इफेक्टिव इट इज़. अब उसके अंदर देखें डिफरेंट रिव्यू मैट्रिक्स जो प्रपोज किए गए हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन एफर्ट, और इसको जो है देखें यहाँ पे लिखा गया है दैट इज़ नंबर ऑफ पर्सन आवर्स प्रायर टू एक्चुअल रिव्यू. अब इसका क्या मतलब है कि जब हमने पहले प्लानिंग करनी है, वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू प्लान द एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी को प्लान करने के लिए और उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए हमें कितने पर्सन आवर्स रिक्वायर्ड हैं, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. और वो हमें एक नंबर देगा दैट कैन बी क्वान्टिफाइड. इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं कि हम रिव्यू प्रोसेस को कैसे हम मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम देख सकते हैं कि कितना वो एफिशिएंट है हमारा प्रोसेस. तो प्रिपरेशन एफर्ट हम उसको नंबर में लेके आ सकते हैं.
और ये सारी वो एफर्ट है जो कि रिलेटेड है प्लानिंग से, जब हमने वो एक्टिविटी रिव्यू परफॉर्म करना है। सेकेंड इज द असेसमेंट एफर्ट, एंड असेसमेंट एफर्ट इज द एक्चुअल रिव्यू, द नंबर ऑफ पर्सन आवर्स दैट वी नीड टू डू दैट एक्चुअल एक्टिविटी। पहले प्लानिंग की, अब प्लानिंग के बाद अब 1 2 3 4 5 कितने लोग हैं जो कि उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे और कितना उनका टाइम जो है उस एक्टिविटी में स्पेंड होगा, दैट इज द असेसमेंट एफर्ट। और फिर तीसरा जो इसका मीट्रिक है दैट इज रीवर्क एफर्ट। और रीवर्क एफर्ट जो है ये क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन आवर्स टू करेक्ट एरर्स अनकवर्ड इन द रिव्यू। और अब जो भी एरर्स हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसको अगेन हमने रेक्टिफाई करना है, और उस प्रोसेस के अंदर हमें कितना टाइम चाहिए होगा, दैट इज द नंबर ऑफ पर्सन आवर्स टू डू दैट रीवर्क। और फिर इसी तरह से एक और मीट्रिक जो है दैट इज वर्क प्रोडक्ट साइज, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड WPS। और इससे क्या मुराद है कि वो क्या साइज है उस वर्क प्रोडक्ट का दैट वी वांट टू रिव्यू। और ये डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे इसके मीट्रिक क्या हो सकते हैं कि नंबर ऑफ UML मॉडल्स दैट यू आर गोइंग टू रिव्यू वो कितने हैं, और इसी तरह से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड हो सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ सम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है। और फिर इसी तरह से एक और मीट्रिक है दैट इज माइनर एरर्स फाउंड। और ये कौन से एरर्स हैं जिसके लिए एक नॉमिनल सा आपको रिवर्क करना है और जो इतने सीवियर नेचर के नहीं है, वो कितने आपने आइडेंटिफाई किए, दैट इज दैट स्पेसिफिक नंबर। और फिर इसी तरह से मेजर एरर्स फाउंड कि आपने कितने ऐसे मेन या मेजर एरर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा रिवर्क चाहिए, या जिनका जो आफ्टर इफेक्ट्स कह सकते हैं कि जो ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं या हो सकते थे, तो वो कितने आपने आइडेंटिफाई किए। तो ये डिफरेंट मीट्रिक्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी एफिशिएंसी को जो है वो मेजर कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इन मीट्रिक्स के साथ कैलकुलेशन करेंगे। देखें, हम ये कह रहे हैं कि एफर्ट ऑफ रिव्यू जो है टोटल दैट इज एफर्ट ऑफ प्लानिंग प्लस एफर्ट ऑफ असेसमेंट प्लस एफर्ट ऑफ रीवर्क। तो ये जितनी भी एफर्ट जो है इसके ऊपर हम स्पेंड कर रहे हैं, दैट ऑल इज द एफर्ट ऑफ रिव्यू दैट टू द टोटल एफर्ट। और इसी तरह से एरर, टोटल एरर्स जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, क्वाइट सिंपल के नंबर ऑफ माइनर एरर्स प्लस नंबर ऑफ मेजर एरर्स, दैट ऑल सम ऑफ दोज एरर इज द टोटल एरर। अब एक और टर्म यूज होती है, ये तो हो गया कि हमने अपनी टोटल एफर्ट कैलकुलेट कर ली और टोटल नंबर ऑफ एरर्स कैलकुलेट कर लिए, लेकिन एक और इससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज एरर डेंसिटी। और एरर डेंसिटी क्या है कि हाउ मैनी एरर्स फाउंड पर यूनिट ऑफ वर्क रिव्यूड। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी हमने वर्क प्रोडक्ट जो है रिव्यू किया है, हम इसकी एग्जांपल ले लें कि आपने कोई UML मॉडल जो है, UML डायग्राम जो है उसको आपने रिव्यू किया है, तो उसके अंदर कितने एरर्स को जो है आपने फाइंड आउट किया है। और अब एरर जो डेंसिटी है इसके लिए इसकी कैलकुलेशन का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज कि टोटल नंबर ऑफ एरर्स डिवाइडेड बाय वर्क प्रोडक्ट साइज। और इससे हम एरर डेंसिटी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें कि 18 UML डायग्राम्स हैं जिनको आपने रिव्यू किया है, एंड दैट 18 UML डायग्राम्स आर पार्ट ऑफ 32 पेज डॉक्यूमेंट। तो टोटल जो डॉक्यूमेंट का साइज है दैट इज 32 पेजेस, और आपने 18 माइनर एरर्स और 4 मेजर एरर्स जो है आइडेंटिफाई किए हैं ड्यूरिंग द रिव्यू प्रोसेस। अब टोटल एरर्स जो है दैट इज 22 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ UML डायग्राम्स दैट इज 18। तो एरर डेंसिटी जो है फॉर UML डायग्राम दैट इज 1.2 एरर्स पर UML डायग्राम्स। एरर डेंसिटी आपको बताती है कि कितने एरर्स जो है वो अकर हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा होंगे उतना इसका मतलब ये है कि पुअर क्वालिटी की तरफ आप जा रहे हैं।
तो इस नंबर को, एरर डेंसिटी को कम से कम होना चाहिए। और अगर इसी को आप एग्जांपल को दूसरी तरह से लें कि 22 टोटल एरर्स हैं और टोटल जो नंबर ऑफ पेजेस हैं ऑफ द रिव्यू डॉक्यूमेंट दैट इज 32, तो आपके जो पर पेज जो एरर्स हो सकते हैं, एरर डेंसिटी जो है पर पेज दैट इज 0.68। तो अब इस तरह के जो मैट्रिक्स के साथ आप अपनी एफर्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आप नंबर ऑफ एरर्स हैं उनको भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्लस एरर डेंसिटी को भी आप देख सकते हैं, और इससे आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि आप किस तरफ को जा रहे हैं या आपको क्या जो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है टू रिड्यूस द एरर डेंसिटी और इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इस स्लाइड के ऊपर देखें, अगेन कुछ कॉमन जो पॉइंट्स हैं, इश्यूज हैं, वो डिस्कस किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज कि डिफरेंट वर्क प्रोडक्ट्स जो है वो रिव्यू होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि UML डायग्राम्स हो सकती हैं, और डिफरेंट डिज़ाइन जो है आपकी एक्टिविटीज़, जो मॉडलिंग एक्टिविटीज़ हैं वो आपके वर्क प्रोडक्ट हो सकती हैं, आपकी जो स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैं वो हो सकते हैं, इवन आपका कोड जो है उसको रिव्यू किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट जो वर्क प्रोडक्ट्स हैं इसके लिए टेक्निकल रिव्यू कंडक्ट किए जा सकते हैं। और फिर अगेन जो है आप देखें कि जो परसेंटेज ऑफ एरर्स जो अनकवर होते हैं ईच रिव्यू के, उसको हम देख सकते हैं अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ एरर्स, कि किसी एक स्पेसिफिक जो वर्क प्रोडक्ट का रिव्यू है उसके अंदर कितने एरर्स जो है वो आपने आइडेंटिफाई किए, और जो टोटल उस प्रोडक्ट के हवाले से टेक्निकल रिव्यूज कंडक्ट हुए उसके अंदर आपने कितने टोटल एरर्स जो है फाइंड आउट किए, तो उससे जो है आप रेशो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से हर वर्क प्रोडक्ट के लिए आप एरर डेंसिटी को जो है वो मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप एवरेज वैल्यूज़, जब आप सारे रिव्यूज़ कंडक्ट कर लेते हैं तो एवरेज वैल्यूज़ जो है वो आप देख के उससे एस्टिमेट कर सकते हैं क्वालिटी को या नंबर ऑफ एरर्स को या एरर डेंसिटी को फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट्स या न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स या एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये इस तरह से आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिव्यूज़। और अगेन जो है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर कि कितना हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है दिस होल प्रोसेस, लेकिन हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एंड थ्रू दैट एग्जांपल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है। देखिए, सपोज करते हैं हम पिछली एग्जांपल ही को लेते हैं कि 0.6 एरर्स जो है वो पर पेज हमने आइडेंटिफाई किए, और हम ये कहते हैं इस खुद से एक हमारी अजम्पशन है, ये कैलकुलेशन है, दैट इज 4 पर्सन आवर्स वी नीड टू करेक्ट माइनर एरर्स, whereas 18 पर्सन आवर्स वी नीड टू करेक्ट मेजर एरर्स। तो अगर और एक और चीज़ भी है कि जो माइनर एरर्स हैं वो हम, ये एक ट्रेंड है, वो एक इट इज़ क्वाइट कॉमन कि आप जो माइनर एरर्स हैं दैट अकर मोर फ्रीक्वेंटली अबाउट 6 टाइम्स मोर देन मेजर एरर्स अकरेंस। तो ये 6 टाइम्स ज़्यादा अकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेजर एरर्स। तो अब जो हम ये कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स के जो रिलेटेड एरर्स हैं दैट नीड 6 पर्सन्स आर टू करेक्ट। अब अगर हम इसको इस तरह से देखें कि एक एरर को रिक्वायरमेंट्स के टाइम के ऊपर रेक्टिफाई करने के लिए वी नीड 6 आवर्स, whereas टू रेक्टिफाई द सेम एरर एट द टेस्टिंग टाइम, जो कि टेस्टिंग के ऊपर अनकवर होता है, वी नीड 45 पर्सन आवर्स। तो हम जो इस रिव्यू प्रोसेस के थ्रू जो हमारी एफिशिएंसी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉस्ट, या कितने हम कॉस्ट इफेक्टिव हैं, वो देखें कि एफर्ट ऑफ टेस्टिंग माइनस एफर्ट ऑफ रिव्यू। तो एफर्ट ऑफ रिव्यू जो है दैट इज 6, वेयर इज एफर्ट ऑफ टेस्टिंग जो है टेस्टिंग की टाइम के ऊपर जो एरर आइडेंटिफाई हुआ और उसको हमने रेक्टिफाई करना, दैट इज 45। तो 45 माइनस 6 मीन्स 39 पर्सन आवर्स पर एरर जो है हम टाइम अपना सेव कर रहे हैं। तो कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है दिस होल प्रोसेस ऑफ टेक्निकल रिव्यू। अब इस डायग्राम को देखें
और इस डायग्राम के ऊपर इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि इफ़ वी कंडक्ट technical reviews at early stages of software development, then we have to spend little bit more effort at that stages, but later on it is nominal as compared to the effort that is at the time of testing when we conduct no reviews. और यहाँ पे देखें कि y एक्सिस के ऊपर आपके पास एफर्ट है और x एक्सिस के ऊपर आपके पास टाइम है। तो जो आप इसके ऊपर एक लाइट कलर की जो लाइन है दैट इज विद इंस्पेक्शन मीन के विद रिव्यूज, और जो डार्क कलर की लाइन है दैट इज विदाउट इंस्पेक्शन। तो विदाउट रिव्यूज जब आप अर्ली एक्टिविटीज जो है उसके ऊपर एफर्ट कम है, लेकिन आफ्टर जो टेस्टिंग टाइम है, आफ्टर टेस्ट फेज आप इसकी एफर्ट बहुत ज़्यादा है, वो कर्व जो है बड़ा क्लियरली जो है डिफ्रेंशिएट हो रहा है। जबकि रिव्यूज़ जो आप अर्लियर स्टेजेस के ऊपर करते हैं वहाँ पे एफर्ट रिलेटिवली ज़्यादा है, लेकिन टेस्टिंग टाइम के बाद आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो है एफर्ट काफ़ी कम है। तो ऑब्वियस जो आपकी चॉइस होनी चाहिए दैट इज़ वी शुड गो फॉर टेक्निकल रिव्यूज़ और सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ इफ़ वी वांट टू सेव टाइम एंड मनी। अब हम बात करते हैं कि रिव्यूज़ को किस तरह से कंडक्ट किया जाना चाहिए। द टाइटल इज़ ए फॉर्मेलिटी स्पेक्ट्रम, कितना फॉर्मल इस प्रोसेस को होना चाहिए। तो अगेन डिपेंड करता है कि आप का जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आपके पास जो एलोकेटेड टाइम है वो क्या है, आपके पास स्टाफ कैसा है, क्या टीम है आपकी। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स की बेस के ऊपर यू मे डिसाइड द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। और फिर अगेन अगर हम इसको इसके एक रेफरेंस मॉडल को डिस्कस करें, रिव्यू को अगर हम एज ए मॉडल लें तो इसके अंदर 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज रोल्स। वी हैव टू आइडेंटिफाई we have to have some roles and responsibilities। हमें बिल्कुल क्लियर कट बताना होगा कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और रोल्स बताने होंगे, और इसको आगे हम जाके डिस्कस करते हैं। जैसे रिव्यू लीडर होगा, जैसे रिकॉर्डर होगा जिसने नोट्स बनाने, एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर द रिव्यू। Definitely we have to plan and prepare for the review। Without planning और preparation अगर review conduct होगा तो इतना effective नहीं होगा। तो proper planning बहुत ज़रूरी है। The third thing is the review structure। और review structure से क्या मुराद है कि आपने क्या वर्क प्रोडक्ट रिव्यू करनी है और कैसे रिव्यू करनी है। वो जो मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर आप जो है किस तरह से प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे, उसका सारा प्रोसेस क्या होगा, और वर्क आइटम्स जो भी है आपके हैं या वर्क जो प्रोडक्ट है जिसको या आप एवेलुएट करना चाह रहे हैं उसके क्या पार्ट्स देखने हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने एवेलुएट करना है, असेस करना है। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और जो फोर्थ वन है जो कैरेक्टरिस्टिक है इस रेफरेंस मॉडल की रिव्यू के, दैट इज़ फॉलो अप। कि जब आप आइडेंटिफाई करते हैं एरर्स, जब आप रीवर्क के लिए करते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड द रिकमेंडेशन फॉर द रीवर्क यू हैव टू हैव द फॉलो अप कि क्या वो रीवर्क हुआ, क्या वो एरर्स रिमूव हुए, क्या उनको जो है प्रॉपरली एड्रेस किया गया या नहीं किया गया। इस स्लाइड के ऊपर देखें, इसी रेफरेंस मॉडल को जो है फिगर में दिखाया गया है, और ये पेज नंबर 423 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स अप्रोच का। और इसमें वही अगेन रोल्स इंडिविजुअल्स प्ले, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन होगी, मीटिंग स्ट्रक्चर होगा, द होल प्रोसेस, एंड फोर्थ वन इज करेक्शन एंड वेरिफिकेशन कि जो भी आइडेंटिफिकेशन हुई है एरर्स की उसकी बेस के ऊपर जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं और उसको बाद में वेरीफाई करना कि क्या वो हुआ भी काम उस तरह से या नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल रिव्यूज़ की। तो इनफॉर्मल रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं, क्या इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं या क्या इसकी वेरिएशन हो सकती हैं। तो डिफरेंट तरह से इसको कंडक्ट किया जा सकता है। लाइक सिंपल डेस्क चेक हो सकता है, आप अपने डेस्क के ऊपर
किसी भी वर्क आइटम को जो है, वर्क प्रोडक्ट को जो है आप रिव्यू करते हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक कैजुअल मीटिंग हो और उस कैजुअल मीटिंग के अंदर कोलीग्स जो है आपस में डिस्कस करें, उसको प्रोडक्ट को किसी को रिव्यू करें, एंड इट मे बी लाइक सॉर्ट ऑफ पेयर प्रोग्रामिंग। और पेयर प्रोग्रामिंग के अंदर आप वो जो टेक्निकल रिव्यू के जो एस्पेक्ट्स हैं या जिस तरह की होना चाहिए उस तरह से आप जो है पेयर प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट करें। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं इनफॉर्मल रिव्यूज़ की। अब इसके अंदर एक दूसरी बात जो है दैट इज़ कि हाउ इफेक्टिव इट इज़, कि जब हम इनफॉर्मल रिव्यू की बात करते हैं तो वो कितना इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू फॉर्मल रिव्यू। तो वी मे से दैट इफेक्टिवनेस ऑफ इनफॉर्मल रिव्यू इज़ मच लोअर एज कम्पेयर टू फॉर्मल रिव्यू। और उसकी रीज़न क्या है? पहली रीज़न तो ये है कि आपकी पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती, सो यू कम अप विद नो प्लानिंग। तो जब कोई प्लानिंग नहीं है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होंगे। और फिर इसी तरह से कोई पहले से प्री डिफाइन एजेंडा नहीं है। विदाउट एजेंडा यू जस्ट हैव इनफॉर्मल मीटिंग, इनफॉर्मल चिट चैट विद योर कोलीग्स। और फिर इसी तरह से इफ़ यू आइडेंटिफाई एरर्स और रीवर्क, देयर इज़ नो फॉलो अप। अगर फॉलो अप नहीं है तो वो कोई इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जब फॉलो अप होते हैं तो फिर दूसरे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, टास्क दिए जाते हैं, वो उसको सीरियसली लेते हैं और ट्राई टू डू दैट। एक और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आल्दो के हमने कहा कि इतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल रिव्यू स्टिल बेहतर है कि अगर कोई भी रिव्यू ना हो। इनफॉर्मल रिव्यू इज़ बेटर देन नो रिव्यू एट ऑल। तो जब इनफॉर्मल रिव्यू भी होगा तो एटलीस्ट यू मे अनकवर दोज एरर दैट मे प्रोपोगेट। तो आप उस प्रोपोगेशन को रोक सकते हैं, समहाउ उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम इसके इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना चाहें, इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल चेकलिस्ट जो है वो बना सकते हैं अपने लिए, और बेस्ड ऑन दैट चेकलिस्ट वी मे रिव्यू दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एक एग्जांपल देखें, हमने अभी बात की कि अगर हम इनफॉर्मल रिव्यू को जो है उसको एफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं, ज़्यादा इफेक्टिव करना चाह रहे हैं, तो हम वी मे प्रिपेयर चेकलिस्ट। और इस एग्जांपल के अंदर जो हमारी वर्क प्रोडक्ट है दैट इज़ प्रोटोटाइप, और जो रिव्यूअर्स हैं वन इज़ द डिज़ाइनर ऑफ दैट प्रोटोटाइप एंड अदर वन इज़ हिज कोलीग। और फिर अब जो एक पॉसिबल चेकलिस्ट हो सकती है वो देखें, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द लेआउट डिज़ाइंड यूजिंग स्टैंडर्ड कन्वेंशंस, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। अब कोई भी एक स्टैंडर्ड कन्वेंशंस हो सकती हैं, जैसे हमने लेआउट पे पहले भी बात की कि अगर अब लेआउट जो है नॉर्मली क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, इस तरह से जो कंटेंट्स हैं नॉर्मली फ्लो करते हैं। क्या ये इस तरह से है, या लेफ़्ट टू राइट जो है ये कोई एक नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर चल रहा है? तो हम इस बेस के ऊपर उस प्रोटोटाइप को जो है एवेलुएट कर सकते हैं। द सेकंड वन इज डज द प्रेजेंटेशन नीड टू बी स्क्रॉल्ड? जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेंट है, क्या उसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? और हमने इसको भी प्रीवियसली देखा था जब हमने इंटरफेस डिज़ाइन की बात की कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जब हम वेब इंटरफेस की या वेब ऐप की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज आर कलर एंड प्लेसमेंट, टाइप फेस एंड साइज यूज्ड इफेक्टिवली? अगेन के जो डिफरेंट जो कलर कम्बिनेशन है या कलर स्कीम है, जो फॉन्ट स्टाइल है, उसका साइज़ है, क्या वो सारे अप्रोप्रिएट हैं, इफेक्टिवली उसको यूज़ किया गया? आर ऑल नेविगेशन ऑप्शंस आर फंक्शंस रिप्रेजेंटेड एट द सेम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? कि जो डिफरेंट आपने नेविगेशन प्रोवाइड की है, जो डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, क्या वो एक ही तरह की हायरार्की में है, एक ही तरह के लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं? और अगला क्वेश्चन देखें, आर ऑल नेविगेशन चॉइसेस क्लियरली लेबल्ड? जो आपने उसको डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस हैं नेविगेशन के, उनको प्रॉपरली आपने जो है लेबल किया है, प्रॉपरली उनको जो है प्रॉपरली टैग्स हैं उनके? तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी
एक इफेक्टिव रिव्यू के अंदर इनफॉर्मल होगा, लेकिन स्टिल आपके पास ये एक तरह की गाइडलाइन है, तो बेस्ड ऑन दिस गाइडलाइन यू मे रिव्यू इफेक्टिवली। और ये इसको इनकरेज किया जाना चाहिए कि जब आप इनफॉर्मल रिव्यू भी करें तो कुछ किसी भी एक समहाउ सैम्पल चेकलिस्ट के को आप देख लें और उसके जो मेजर कैटेगरीज हो सकती हैं या उसके जो भी मेजर कंसिडरेशंस हो सकती हैं रेलेवेंट टू दैट वर्क प्रोडक्ट, उसको सामने रखा जाए। अब हम बात करते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ की। और फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ जो है इनके ऑब्जेक्टिव भी मोर और लेस हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगेन द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अनकवर एरर्स इन फंक्शन, लॉजिक और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो डिफरेंट जो भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपकी कैटेगरीज हैं, और जैसे लॉजिक से रिलेटेड जो आपने जैसे जो लॉजिक डिज़ाइन की है और जो इम्प्लीमेंटेशन की है, वो सारे उसके जो डिफरेंट एरर्स हैं, वी वांट टू अनकवर दोज एरर्स। और सेकंड वन देखें तो वेरीफाई दैट द सॉफ्टवेयर अंडर रिव्यू मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट्स, एंड इट इज़ द ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव कि रिव्यू का जो पर्पस है कि एक तो ये है कि हमने अनकवर करना है एरर्स को, लेकिन उसके साथ ये भी देखना है कि आइदर इट फुलफिल्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स और नॉट। The third objective is to ensure that it is according to predefined standards। जो हमने इसको constraints भी कहते हैं, कोई constraints हैं कोई पहले से स्पेसिफाई हुए हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के वाले से, या ऑर्गेनाइजेशन के कोई अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उसको क्या वो फुलफिल करती है या नहीं करती। एंड फोर्थ वन इज़ टू अचीव दैट इट इज़ डेवलप्ड इन अ यूनिफॉर्म मैनर। ये मैंने स्टार्ट में बात की थी कि ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव रिव्यू का ये भी है कि यूनिफॉर्म क्वालिटी होनी चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज़ टू मेक प्रोजेक्ट मोर मैनेजेबल। जब आप इस तरह से टेक्निकल रिव्यूज़ परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली जो आपके मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ें हैं उनको ज़्यादा बेहतर बनाएंगे और आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा मैनेजेबल होगा। और हमने इसको पीछे देखा है कि किस तरह से जो रिव्यू एक्टिविटी है वो आपको कॉस्ट के टर्म में वो टाइम भी हो सकता है, वो मनी भी हो सकती है, वो और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, उसमें कैसे आपको हेल्प आउट करती है। और एक और बड़ा एडवांटेज जो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ का है, दैट इज़ इट प्रोवाइड द ट्रेनिंग ग्राउंड। It is like a training ground for the junior developers, for the junior engineers। जो आपके साथ टीम के अंदर जब फॉर्मल रिव्यू आप कंडक्ट करते हैं, आपके साथ जो जूनियर जो कलीग्स हैं वो आपसे लर्न करते हैं कि कैसे डिफरेंट जो फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट्स की फेज़ है, डिज़ाइन की फेज़ है, इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर किस तरह से आप रिव्यूज़ कंडक्ट करते हैं या क्या वो कंसिडरेशंस हैं जो कि आपको सामने रखनी चाहिए। एंड इट आल्सो प्रोमोट्स बैकअप एंड कंटिन्यूटी। व्हाट डज इट मीन कि आप डिफरेंट लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं फॉर्मल रिव्यूज़ के अंदर, तो डिफरेंट जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपका स्टाफ या टीम मेंबर्स हैं, वो उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखते हैं ड्यूरिंग द रिव्यू प्रोसेस। अदरवाइज हो सकता है कि वो उसको ना देखते हैं, तो वो भी उसके मतलब अपडेट होते हैं, उनको भी उसका जो है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है उनके साथ शेयर होती है। तो दैट इज़ द प्रोसेस। और फिर इसी तरह से इस फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ को भी हम या इन जनरल हम कहना चाहिए कि रिव्यूज़ को दो तरह से दो इसकी मेजर कैटेगरीज हैं या टाइप्स हैं, दैट इज़ वॉक थ्रूज एंड इंस्पेक्शन। और इसकी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन है कि वॉक थ्रूज भी जो है वो वो कैसे होते हैं और इंस्पेक्शन जो है वो किस तरह से होती है। इंस्पेक्शन में मेनली हम जो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं चेकलिस्ट के ऊपर, और वॉक थ्रू के अंदर हम पहले इन जनरल उसको सारे प्रोडक्ट को देखते हैं और फिर उसके बाद जो है समहाउ हम चेकलिस्ट भी हो सकती हैं, हमारे पास गाइडलाइंस भी हो सकती हैं और उसके साथ उसकी बेस के ऊपर हम रिव्यू करते हैं। और दोनों का जो है वॉक थ्रूज और इंस्पेक्शन का एक ही तरह का प्रोसेस है। और अभी हम जो आगे अगली स्लाइड्स के अंदर वॉक थ्रू के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ और फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के जो गाइडलाइंस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। अभी हमारी जो डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट द रिव्यू मीटिंग।
कि आपने जब रिव्यू मीटिंग करनी है, कंडक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो पहले तो उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज़ नंबर ऑफ पीपल, कि कितने लोग उस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। एंड द रिकमेंडेड नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी इज़ 3 to 5। 3 से कम भी नहीं होने चाहिए और 5 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। और ये ऑब्वियस सी बात है कि जब 1 से 2 होते हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी फीडबैक इनपुट्स आती है, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे, आपको अगर याद हो, हमने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर देखा था कि जब हम नंबर ऑफ पीपल जो है वो बढ़ाते हैं, लोग ऐड करते हैं स्टाफ, तो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो बहुत रैपिडली बढ़ते हैं और फिर बहुत सारे लोगों को एग्री करना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है एज़ कम्पेयर टू के वी हैव फ्यू नंबर ऑफ पीपल। और फिर सेकंड वन इज़ कि जो आपने प्रिपरेशन एक्टिविटी करनी है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट मीटिंग। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रिपरेशन मस्ट नॉट बी मोर देन 2 hours फॉर ईच पर्सन। जो भी उस टीम में इन्वॉल्व है, रिव्यू टीम के अंदर जो लोग होंगे, उनको प्रिपरेशन के लिए 2 से ज़्यादा घंटे नहीं लगने चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। द थर्ड वन इज़ मीटिंग ड्यूरेशन। मीटिंग ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, एंड इट शुड बी लेस देन 2 hours। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, और इन कंस्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो वी नीड टू फोकस ऑन स्मॉल वर्क प्रोडक्ट्स और स्पेसिफिक वर्क प्रोडक्ट आर द पार्ट ऑफ द ओवरऑल सॉफ्टवेयर। अगर बहुत ज़्यादा हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और वो इतना इफेक्टिव भी नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू कि हमारे पास एक स्पेसिफिक पार्ट हो, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट हो, एक स्मॉलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो और हम उसको रिव्यू करें। और फिर इसी तरह से इसका जो प्रोसेस है मीटिंग का, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर इन्फॉर्म्स प्रोजेक्ट लीडर अबाउट द वर्क प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर डेवलपर होगा नॉर्मली, अगर वो कोई कंपोनेंट है, कोई कोड है, पीस ऑफ कोड है, और अगर कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है तो ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर्स हैं वो होंगे, अदरवाइज डिज़ाइनर्स होंगे इन केस ऑफ डिज़ाइन एक्टिविटीज़। तो जो भी प्रोड्यूसर है वो इन्फॉर्म करता है प्रोजेक्ट लीडर को या टीम लीड को, या आप इसको प्रोजेक्ट मैनेजर कह सकते हैं। और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर कॉन्टैक्ट्स रिव्यू लीडर। जो रिव्यू लीडर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने रिव्यू कंडक्ट कराने हैं। इसीलिए हमने पीछे रेफरेंस मॉडल भी देखा कि वी मस्ट आइडेंटिफाई रोल्स स्पेसिफिक टू द रिव्यू टीम। और फिर रिव्यू लीडर रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको गो थ्रू करे जो भी वर्क प्रोडक्ट है, और फिर उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वेल इन टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होनी चाहिए, वेल इन टाइम जो है मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड दैट ऑल जो भी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। और फिर जब मीटिंग कंडक्ट होगी, मीटिंग एक्चुअल जब हम उसको उसके अंदर रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू लीडर जो और बाकी रिव्यूअर्स हैं और जो प्रोड्यूसर है, दैट ऑल मस्ट अटेंड दैट मीटिंग। और फिर रिव्यूअर जो एक है, एक रिव्यू जो लीडर है वो डिसाइड करेगा कि हु इज़ द रिकॉर्डर। जो टीम में ही से एक रिव्यूअर होगा एंड ही और शी विल परफॉर्म एज रिकॉर्डर। और रिकॉर्डर का काम क्या है कि उसने नोट्स लेने हैं, ही हैज़ टू राइट डाउन जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो भी उस मीटिंग के अंदर डिस्कशन है, उन सारे इम्पोर्टेंट नोट्स उसको लेने हैं। और फिर मीटिंग स्टार्ट कैसे होनी चाहिए। मीटिंग शुड स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एजेंडा। क्या एजेंडा क्या है, क्या कुछ हमने करने जा रहे हैं, क्या वर्क प्रोडक्ट है, एंड वी शुड इंट्रोड्यूस द प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर में इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और फिर उसके बाद जो पहला स्टेप है दैट इज़ प्रोड्यूसर वर्क थ्रू द वर्क प्रोडक्ट, के उसको गो थ्रू कराते हैं। जितनी भी टीम है वो सारी टीम को जो है प्रोड्यूसर गो थ्रू कराता है, और फिर उसके बाद डिस्कशन होती है बेस्ड ऑन दैट वर्क थ्रू। और जो भी रिव्यूअर्स होते हैं उनके अपने अपने उसके ऊपर ओपिनियंस और कमेंट्स होते हैं, एंड दे हैव टू डिसाइड कलेक्टिवली कि जो वो पूरी टीम है
वो क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन है? द फर्स्ट वन इज they may accept the product without further modification. They decide that it is according to the specification and there is no need of any modification, no need of any revision. तो फिर उसको as it is accept करेंगे and they may reject the product. अगर वो समझते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा errors हैं, severe errors हैं, and based on that severe errors they may reject. और थर्ड वन क्या हो सकता है? दे मे एक्सेप्ट द प्रोडक्ट प्रोविजनली, कि कुछ उसके अंदर एरर्स है, सॉर्ट ऑफ माइनर एरर्स, और उसके अंदर कुछ रीवर्क होना चाहिए, और वो रीवर्क जो है वो फॉलो अप के थ्रू देखा जा सकता है। कोई एक रिव्यूअर के जो है वो उसको असाइन किया जा सकता है कि ही हैज़ टू मेक श्योर कि जो भी रीवर्क का आ गया था वो हुआ है और उस प्रोडक्ट को रिवाइज किया गया है। और जब ये डिसीजंस हो जाते हैं तो जो भी आपका एक इन रिटन जो डॉक्यूमेंट है, ऑल नीड टू साइन दैट डॉक्यूमेंट, और उसके बाद जो है एक ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट बनता है और उससे एक ऑफिशियल जो है कंसेंसस डेवलप होता है, या उससे आपकी एक कॉन्सेंट जो है मिलती है कि जितने भी टीम के अंदर लोग थे उस रिव्यू टीम में, उन सब ने इसके ऊपर एग्री किया है, और फिर इसके बाद मीटिंग को कंक्लूड किया जाता है या उसको ख़त्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं रिव्यू रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग की, कि रिव्यू रिपोर्टिंग क्या है और क्या इसके अंदर क्या मेन डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या इश्यूज़ हैं। द फर्स्ट वन इज़ के एक रिव्यू इशू लिस्ट बनती है, और ये रिव्यू इशू लिस्ट जो है इट इज़ हेल्पफुल टू लिस्ट डाउन द प्रॉब्लमेटिक एरियाज, या प्रॉब्लम एरियाज भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम कैटेगराइजेशन हम कर देते हैं थ्रू दिस लिस्ट। और फिर ये एक तरह की एक्शन आइटम चेक लिस्ट भी है, वेयर वी नीड टू हैव या टू डू रीवर्क, और वो करेक्शंस के लिए जो भी होनी है उसके लिए एक तरह की ये चेक लिस्ट है। और इसके साथ साथ ये एक मेन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो सारे हम प्रॉब्लम्स, एरर्स और वो इश्यूज जो है वो लिस्ट डाउन करते हैं। और इसके साथ साथ एक और जो डॉक्यूमेंट बनता है दैट इज़ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू समरी रिपोर्ट, और ये समरी रिपोर्ट जो है ये नॉर्मली सिंगल पेज होता है और इसके साथ कुछ एडिशनल अटैचमेंट्स हो सकती हैं। इसके अंदर जो है हम बताते हैं कि क्या कुछ रिव्यू किया गया। ये क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज रिव्यूड, हु रिव्यूड इट, क्या टीम थी जिसने उसको रिव्यू किया, एंड व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। तो इसके अंदर जो मेजर फाइंडिंग्स होती हैं उसको समराइज किया जाता है, जबकि जो आपके पास इशू लिस्ट होती है, रिव्यू इशू लिस्ट, दैट इज़ द डिटेल डॉक्यूमेंट, उसके अंदर सारी डिटेल होती है। और फिर रिव्यू रिपोर्टिंग के अंदर ही वी हैव टू हैव द फॉलो अप प्रोसीजर टू इंश्योर द रीवर्क। अब हम कुछ रिव्यू गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे कि जब हम कैसे इस प्रोसेस को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। द फर्स्ट गाइडलाइन इज़ रिव्यू द प्रोडक्ट नॉट द प्रोड्यूसर। तो ये एक ह्यूमन साइकी है कि हम आमतौर पे दूसरों को जज करते हैं, और यहाँ पे यही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि हमने प्रोड्यूसर को, जो कि जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसने वो वर्क प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर की है, हमने उसको जज नहीं करना बल्कि वो जो प्रोडक्ट है उसको देखना है। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये ज़्यादा एक इफेक्टिव रिव्यू होगा, और जब हम इस मीटिंग को कंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर इसको कंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर को जज करना स्टार्ट कर देंगे, प्रोड्यूसर को जो है एवेलुएट करना स्टार्ट कर देंगे बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट, तो फिर डेफिनेटली ये कोई इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होगा, और डेफिनेटली एक दूसरे के लिए हो सकता है कि कोई इतनी अच्छी फीलिंग नहीं होगी, और ऑब्जेक्टिव भी ऑब्वियसली वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोडक्ट को रिव्यू करना है। द सेकेंड गाइडलाइन इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सेट एन एजेंडा एंड मेंटेन इट। विदाउट एजेंडा जो है वो मीटिंग नहीं होनी चाहिए। जब भी हम रिव्यू कंडक्ट करना है तो फर्स्ट वी हैव टू सेट एन एजेंडा, कि क्या एजेंडा होगा, क्या आइटम लिस्ट है, किसके ऊपर बात होनी है, और फिर
उसी को फॉलो करना है, उससे जो है हमने डिट्रैक्ट नहीं होना। एंड द थर्ड पॉइंट इज वी हैव टू हैव लिमिटेड डिबेट एंड रिबटल। अगर आप इस डिफरेंट इश्यूज डिस्कस होते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं, लेकिन अगर डिफरेंट ओपिनियंस के ऊपर आप डिबेट को लंबा करता चले जाएंगे और आर्गूमेंट्स के ऊपर आर्गूमेंट्स देंगे, तो वो नेवर एंडिंग स्टोरी होगी और आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और आप डेफिनेटली जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है उससे भी आप दूर होंगे और आप उसको प्रॉपरली कंक्लूड भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, enunciate problem areas but don't attempt to solve every problem noted. Target is to identify the problems, to uncover the errors, not to solve those problems. तो अगर ये आपका टारगेट होगा तो ज़्यादा इफेक्टिव मीटिंग होगी। अगर आप हर प्रॉब्लम को वहीं पे बैठ के सॉल्व करने लग जाएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन होगी कि हाउ टू सॉल्व इट, तो फिर डेफिनेटली ये इतनी इफेक्टिव मीटिंग नहीं होगी। तो जो इम्पॉर्टेंट टास्क है वो ये है कि आप प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करें और फिर देखें कि टेक रिटन नोट्स। और रिटन नोट्स जो है ज़रूरी है। अभी हमने कहा कि एक रिव्यूअर को हम एज ए रिकॉर्डर लेते हैं और ये जो नोट्स हैं वो पेपर के ऊपर भी, नोटबुक के ऊपर भी हो सकते हैं, आपकी जो कंप्यूटर नोटबुक है उसके ऊपर भी हो सकते हैं और ये किसी बोर्ड के ऊपर भी हो सकते हैं। और बोर्ड के ऊपर होने का पर्पस जो है वो ये है कि जो बाकी जो आपकी टीम है उसका कॉन्सेंसस भी आ जाए, आप किस तरह की वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की प्रायोरिटीज़ को सेट कर रहे हैं, और वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है अगर उस आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ फिजिबल हो। और फिर इसी तरह से वी हैव टू लिमिट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड इंसिस्ट अपॉन एडवांस प्रिपरेशन। जब हमने पहले भी कहा कि जो एक आइडियल नंबर है दैट इज़ 3 to 5, इससे ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। और फिर हर एक को पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए, प्रिपेयर करके सारे जो है वो अगर मीटिंग में आएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू के हम ब्लैंक माइंड के साथ जो है वो बैठें और उस वक्त रिव्यू करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन दैट इज़ वी नीड टू डेवलप अ चेकलिस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट दैट इज़ लाइकली टू बी रिव्यूड। जो भी प्रोडक्ट है जिसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर हम चेकलिस्ट बना लें और वो कैटेगरीज या वो एरियाज आइडेंटिफाई कर लें जिसके ऊपर हमने फोकस करना है और जिसके अंदर हमने पॉसिबल प्रॉब्लम्स को देखना है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू कि हम विदाउट चेकलिस्ट किसी प्रोडक्ट को जो है वो एवेलुएट करेंगे। और जब चेकलिस्ट होगी तो सारे उसी के ऊपर फोकस्ड होंगे। अगर चेकलिस्ट नहीं होगी तो हर एक अपने अपने पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखेगा और इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट वन इज़ एलोकेट रिसोर्सेज एंड स्केड्यूल टाइम फॉर फॉर्मल रिव्यूज़। और इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं रिव्यू के अंदर उनको स्पेयर किया जाए, उनके जो है स्केड्यूल्स इस तरह के हों कि वो प्रॉपरली रिव्यू मीटिंग्स के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकें। और प्लस जो बेस्ड ऑन रिव्यूज़ आपकी रिकमेंडेशंस हैं, सम सॉर्ट ऑफ रीवर्क है, उसके लिए भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो बफर होना चाहिए, टाइम बफर होना चाहिए, वो स्केड्यूल के अंदर वो एक्टिविटीज़ को अकोमोडेट किया जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप रीवर्क रिकमेंड करते हैं और उसके लिए कोई टाइम नहीं है टू डू दैट रीवर्क, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर इसी तरह से देखें, कंडक्ट मीनिंगफुल ट्रेनिंग फॉर ऑल रिव्यूअर्स। और ये भी जो है एक अगर ऐसा है कि आपके लोग ट्रेन नहीं हैं तो आप उनको ट्रेन कर सकते। आपके जो डिफरेंट डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स हो सकते हैं, जैसे डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, तो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो उनकी एक्सपर्टीज़ है उनके साथ जो है आप अपने जूनियर्स को जो है वो अटैच करें और मीनिंगफुल जो है ट्रेनिंग सेशंस जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर वो सारी चीज़ें आप उनको गाइड कर सकते हैं जो भी हमने डिस्कस की हैं। और फिर आखिरी जो इसके अंदर की पॉइंट है दैट इज़ रिव्यू यूर अर्ली रिव्यूज़। व्हाट डज़ इट मीन कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि
किसी स्पेसिफिक रिव्यू के लिए जब आप मीटिंग कॉल कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को एवेलुएट करने के लिए, उसको असेस करने के लिए, तो उससे पहले आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं जनरल, या आपने उसके लिए जो चेकलिस्ट बनाई है, जो आपने उसके लिए एजेंडा सेट किया है, आप उसको भी इवन रिव्यू कर सकते हैं कि आइदर यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जिनके बेस के ऊपर हम अपने रिव्यू प्रोसेस को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। वी स्टार्टेड विद सॉफ्टवेयर रिव्यूज़, और हमने कहा कि इट इज़ काइंड ऑफ फिल्टर, और फिल्टर इज़ फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस टू गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट। और इसके अंदर हमने फिर कास्ट इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट की बात की, और हमने कहा कि अगर हम पहले अर्ली फेजेस के ऊपर कंडक्ट करते हैं रिव्यूज़ को, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि एरर्स को हम फाइंड आउट करेंगे, और वहाँ पे जो रिवर्ट की कॉस्ट है वो कम होगी। और अगर हम इसको बाद में लेके जाएंगे और टेस्टिंग के बाद या टेस्टिंग के टाइम के ऊपर एरर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने डिफेक्ट एम्प्लीफिकेशन मॉडल को डिस्कस किया, और हमने ये कहा कि ना सिर्फ कॉस्ट इस तरह से बढ़ती है जब आप अर्ली स्टेजेस के ऊपर रिव्यू कंडक्ट नहीं करते, बल्कि एरर्स जो है वो प्रोपोगेट करते हैं। और एरर्स प्रोपोगेट जब करते हैं तो हमने कहा कि उसके टर्म यूज़ की हमने एरर एम्प्लीफिकेशन की। किसी एक फेज के ऊपर एक एरर से जो है वो क्वाइट पॉसिबल कि 2 एरर्स जो है वो जनरेट हो रहे हों, 2 एरर्स जो है वो प्रोपोगेट हो, और फिर किसी और स्पेसिफिक स्टेप के ऊपर ये रेशो 1:4 भी हो सकती है। तो इस रेशो को जो है हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर रिव्यू जो है, रिव्यू का जो प्रोसेस है वो अर्ली फेजेस के ऊपर हो। और फिर हमने बात की कि जो भी हमारी एफर्ट है वो इफेक्टिवली जो है यूटिलाइज होनी चाहिए या एफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो टाइम है, जो एफर्ट है, वो जो है फाइनाइट है, वो लिमिटेड है। तो इसीलिए अगर हमने रिव्यू प्रोसेस जो है उसको देखना है कि वो कितना इफेक्टिव है इस टर्म के अंदर, रिसोर्सेज की टर्म में जब हम बात करें, तो डिफरेंट हमारे पास मैट्रिक्स हैं, और उन मैट्रिक्स को हम यूज़ करते हुए हम अपने प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को देख सकते हैं। और उसके अंदर हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन एफर्ट को, कि हाउ मच टाइम वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द रिव्यू। देन वी सेड असेसमेंट एफर्ट, कि असेसमेंट एफर्ट इज़ द एक्चुअल एफर्ट टू डू दैट रिव्यू प्रोसेस। जो हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जब एक्चुअल हम रिव्यू करते हैं, वो सारी एफर्ट। और ये पर्सन आवर्स के अंदर है, नंबर ऑफ आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं। फिर हमने कहा रीवर्क एफर्ट जो है, इट इज़ द एफर्ट दैट वी नीड टू रीडू द वर्क बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रिव्यू प्रोसेस। फिर हमने कहा कि वर्क प्रोडक्ट साइज़ जो है ये मैटर करता है, कि वो जो कोई भी प्रोडक्ट है जिसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो क्या है, वो नंबर ऑफ, जैसे हमने एग्जांपल दी कि नंबर ऑफ यूएमएल मॉडल्स हो सकते हैं, यूएमएल डायग्राम्स हो सकती हैं, नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड हो सकता है। फिर हमने कहा कि जो एरर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं माइनर एरर्स एंड मेजर एरर्स। और फिर उसकी बेस के ऊपर हम ये भी देखते हैं कि टोटल एरर्स हमने कितने फाइंड आउट किए और टोटल एफर्ट कितनी हमने स्पेंड की। और फिर इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि वो ओवरऑल हमारे पास कितना इफेक्टिव रहा। और हमने बात की थी एरर डेंसिटी की बात की थी, और उसको हमने रिलेट किया था, इसकी ये रेशो थी कि नंबर ऑफ एरर्स डिवाइडेड बाय वर्क प्रोडक्ट साइज, और एरर डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे देख सकते हैं। और based on the data available we may estimate for the future products कि वो क्या ट्रेंड होगा, किस तरह से नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट्स के अंदर एरर्स मिलेंगे। और फिर हमने कहा कि इसको क्लासिफाई किया जा सकता है रिव्यूज़ को, मेजर इसकी कैटेगरीज जो हैं दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिव्यूज़। और इनफॉर्मल रिव्यूज़ के अंदर हमने बात की कि it may be casual meeting with your colleagues, or it is a desk check,
या ये भी हमने कहा इसको कि जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, जब दो प्रोग्रामर्स मिलके बैठ के काम करते हैं, और उस तरह से हमने कहा कि उसमें भी हम एक दूसरे के डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर भी हमने कहा कि इनफॉर्मल रिव्यूज़ जो है वो इतने अफेक्टिव नहीं होते फॉर्मल रिव्यू के साथ कंपेयर किया जाए अगर। और इनफॉर्मल रिव्यू को अफेक्टिव बनाने के लिए एक जो पॉसिबल हमारे पास वे है, दैट इज़ टू हैव सम सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट। और चेकलिस्ट अगर हो एक, तो उसकी बेस के ऊपर अगर हम इनफॉर्मल रिव्यू भी कंडक्ट करें तो वो ज़्यादा हमें हेल्प आउट करेगा। और एटलीस्ट जो इसका एडवांटेज है कि हम इसको नंबर ऑफ जो एरर्स हैं कुछ ऐसे आइडेंटिफाई हो सकते हैं जो कि प्रोपोगेट हो सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने फॉर्मल रिव्यूज़ की बात की, और फॉर्मल रिव्यूज़ में भी मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स हैं, वॉक थ्रूज़ हैं, इंस्पेक्शन है। हमारा यहाँ पे फोकस जो था जिसको हमने डिस्कस किया वो वॉक थ्रूज़ थे। इंस्पेक्शन जो है वो और ज़्यादा हम उसको कह सकते हैं कि फॉर्मल होती है, उसके अंदर हमें और ज़्यादा स्पेसिफिक चेकलिस्ट होती हैं और बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक चेकलिस्ट हम उसको एवेलुएट करते हैं। तो उसके अंदर हमने कहा कि रिव्यू मीटिंग्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें अगेन हमने बात की कि नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो 3 to 5 होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। प्रिपरेशन आवर्स हमने कहा कि वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रिपरेशन के लिए एक्चुअल जो मीटिंग है उसको भी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह से हमने रिव्यू रिपोर्टिंग की बात की, और उसके अंदर हमने 2 तरह की डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन की बात की। एक इश्यूज़ लिस्ट है जिसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन है प्रॉब्लम्स का, अदर वन इज़ द समरी, और समरी के अंदर आप जो मेजर जो आपके फाइंडिंग्स हैं और कंक्लूजन है वो होता है। और हमने कहा कि साइन सब जो स्टेक होल्डर्स आर जो रिव्यू टीम है उसके होते हैं, ताकि एक म्यूचुअल जो कंसेंसस है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए उससे। और फिर हमने कुछ रिव्यू गाइडलाइंस को डिस्कस किया, जिसके अंदर एक मेजर गाइडलाइन ये थी कि वी नीड टू एवेलुएट और रिव्यू द प्रोडक्ट नॉट द प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर को हमने एवेलुएट नहीं करना, उसको जज नहीं करना, बल्कि हमने प्रोडक्ट को रिव्यू करना है। और पहले से अगर एजेंडा होना चाहिए, पहले से हमारे पास जो है प्रोडक्ट जिसको रिव्यू करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली होनी चाहिए। और उसके बाद हमने कहा कि हमारी डिबेट को जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और अदरवाइज़ हम जो है कोई कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, हार्श फीलिंग के साथ जो है मीटिंग ख़त्म होगी। और प्लस हमने बात की कि वी नीड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स नॉट द सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना, सॉल्यूशंस डिस्कस नहीं करने। और फिर इसी तरह से हमने कहा कि जो स्केड्यूल्स हैं उसके अंदर इसको कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं उसके लिए टाइम ज़रूरी है। अगर आप वो टाइम देंगे तो तभी वो रीवर्क होगा। और फिर हमने कहा कि फॉलोअप होने चाहिए, और फॉलोअप के थ्रू जो है आप मेक श्योर करते हैं कि आपने जो रिकमेंडेशंस दी थी, जो रीवर्क का था वो हुआ है, और वो अल्टीमेट एरर्स जो है वो अल्टीमेटली एरर्स ख़त्म हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे दोबारा बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।